क्या आपको कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम होती? क्या सैलरी मिलने के कुछ टाइम बाद ही आपके सारे पैसे गायब हो जाते? अगर आपका पैसा आपके पास नहीं रहता, तो आपको बार-बार पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यह बुक समरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इस बुक का नाम है लेट्स टॉक मनी, जो लिखा गया है मोनिका हॉलन के द्वारा। तो वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल्स बुक्स बिलीवर। तो आज हम शुरू करते हैं मोनिका हॉलेंस के द्वारा लिखी गई लेट्स टॉक मनी। इफ़ यू हैव वर्क हार्ड फॉर इट, नाउ मेक इट वर्क फॉर यू। मतलब कि अगर आपने पैसों के लिए कठिन काम परिश्रम की है, तो आप पैसा आपके लिए काम करने के लिए तैयार करो। शायद आपको यह लगे कि इस किताब में पैसे की बात की जा रही है, तो इसमें बहुत बड़े और मुश्किल फाइनेंशियल टर्म के बारे में बातचीत की जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस किताब में ऑथर ने पैसों के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिससे अपने पैसे कमाने से लेकर बचत करने में प्रॉब्लम होती है। खासकर स्टूडेंट, टीनेजर, एडल्ट, एम्प्लॉयज़, ये सबको पढ़नी चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो डेब्ट, इक्विटी, असेट्स, इन्वेस्टमेंट, चारों ऐसे शब्द हैं जिसे सुनकर किसी भी नॉन फाइनेंशियल व्यक्ति के सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। लेकिन जिन लोगों को बैकग्राउंड में फाइनेंशियल नहीं होती, तो उन्हें इन टर्म को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को तो यह सारी चीज़ें इतनी बुरी लगती हैं कि वह इन सभी चीज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाहे आप चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज आपको बिना इन सब चीज़ों के समझे नहीं मिलेगी। और पैसों को समझना आपको तभी मुश्किल और डरावना लगेगा जब आप उसके बारे में इस तरह से सोचेंगे कि इस बुक समरी में आपको पैसे के मैनेज करने के सिंपल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको आपके ऊपर बताए गए 4 शब्दों में आसान बातों में बताया गया। द मनी ऑर्डर। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा समय रहा है जहाँ आपके पास खाने तक के लिए पैसे ना हो? मतलब आप किसी बेकरी शॉप पर गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि अगर आप पेस्ट्री खाने की जगह पैसे को रख लेंगे तो आपके पैसे बाद में बच जाएंगे। क्या आपको बिल पे करने की चिंता हुई? अगर हाँ, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपना फाइनेंशियल कंडीशन खुद हैंडल कर सकता है। अपने फाइनेंस को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको बस अपने पैसों के मनी बैंक या फिर पिगी बैंक की तरह देखना होगा। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि आप हर महीने अपने बैंक को अपनी कमाई भर देते हैं, और फिर इस बैंक से थोड़ा-थोड़ा पैसा अपनी ज़रूरतों के अनुसार निकाल लेते हैं। और फिर अगर वापस में कुछ पैसे बच जाते हैं, तो आप उन्हें पैसे निकाल कर या तो दूसरे कामों में लगा देते हैं, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, जो कि सही अप्रोच नहीं है। क्योंकि अपनी कमाई से खर्चे निकालने के बाद आपको उन पैसों को सीधे इन्वेस्टमेंट के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पैसों के एक इमरजेंसी फंड के लिए बचा कर रखना चाहिए। यहाँ इमरजेंसी का मतलब हो सकता है कि कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, या फिर आपकी नौकरी चली जाए, आपके किसी खास की मौत हो जाए। इस पर बुरे हालात में ये पैसे आपकी मदद करेंगे। ख़ास तौर पर तब मदद करेंगे जब आपकी सच में पैसों की ज़रूरत होगी। डोंट स्टैश दैट कैश। इस बुक के ऑथर की अनुमान एक दोस्त है, जो ऑथर से बिल्कुल अपोजिट थी। बुक की ऑथर मोनिका जहाँ एक चीज़ को पूरे प्लान के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए यकीन रखती थी, वहीं उनकी दोस्त अनु चीज़ों को बस यूं ही कर लेती थी। अनु एक फ्रीलांसर डिज़ाइनर थी, जिसे पैसे के बारे में बात करना बहुत बुरा लगता था, यहाँ तक कि वह इस बारे में बात करने में टाइम वेस्ट समझती थी। लेकिन एक दिन अनु खुद मोनिका से पैसों के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर मोनिका काफ़ी हैरानी होती है। अनु मोनिका को बताती कि हर महीने उसने बैंक में पैसे तो आते हैं, लेकिन फिर उन्हें उनके पैसे कहाँ चले जाते हैं, या यूँ कहें कैसे खर्च हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। अनु की परेशानी को सुनने के बाद मोनिका ये कहती कि अनु की प्रॉब्लम और उन सभी के प्रॉब्लम एक जैसे थे। आप लोग हमेशा अपने पैसों को कोई सिस्टम बनाए खर्च कर देते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि पैसे सेव करने जितने पैसे ही नहीं हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका पैसा आखिर महीने के लास्ट तक चला कहाँ जाता है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज़, आपका पैसा कब आ रहा है। दूसरी, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ, शुरुआत में तो आपको सिर्फ अपने पैसों पर ध्यान देने की ज़रूरत
है, हो सकती है आपको सुनने में चीज़ थोड़ी बोरिंग लगे, क्योंकि आपको अपनी खर्च का हिसाब रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप इस काम को बोरिंग तरीके से लेंगे तो आप कभी भी अपने पैसों के बारे में जान नहीं पाएंगे। ऑथर यह भी कहती हैं कि जब आप अपने खर्च पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। आपका यह कितना आपका ये कहना कि आप बिल्कुल खर्चीले नहीं हैं, आपकी ये गलतफ़हमी भी दूर हो जाएगी। अपने खर्च पर ध्यान देने से आपको पता चल जाएगी कि आप कैसे डिस्काउंट देखकर ही चीज़ खरीद लेते हैं, और कभी-कभी तो आप उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनको आपको बिल्कुल ज़रूरत है। आप शॉपिंग के दौरान बजट से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। मोनिका की बात को अनु समझती है, लेकिन खर्चों के हिसाब से रखना अनु को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। ये चीज़ सिर्फ अनु को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को लगती है, क्योंकि यह चीज़ करना बहुत ही मुश्किल कामों में से एक है। इसलिए इस मुश्किल काम को समझते हुए मोनिका एक आसान तरीके बताती है जिससे आप और अनु दोनों ही खर्च पर नज़र रख पाएंगे। अपनी खर्च का और इनकम पर नज़र रखने पर अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहिए। वैसे तो आपको कैटेगरी इनकम, एक्सपेंस और सेविंग की ज़रूरत होती है, लेकिन आप चाहें तो इसकी एक से ज़्यादा कैटेगरी भी हो सकती हैं। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए मोनिका ने भी 3 अलग अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। मोनिका अपने पहले बैंक अकाउंट का नाम है इनकम अकाउंट, दूसरे बैंक का नाम है स्पेंडिंग अकाउंट, तीसरे बैंक अकाउंट का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मोनिका कहती है कि जिस तरह अलग अलग अकाउंट बनाकर आप अपने पैसों पर नज़र डाल पाएंगे, साथ ही वह कहती है कि मान लीजिए आपके घर में बगीचे में कोई मुर्गा है जो यहाँ वहाँ घूमता है और जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप उस मुर्गे को खा पाएंगे? मोनिका आपकी तरफ से जवाब देती है और कहती है नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसे आप खा नहीं सकते। ठीक उसी तरह जब हम किसी एक आइडेंटिटी या यूँ कहें कि पहचान दे देते हैं, फिर उसे खर्च करने में हमें बुरा लगता है। एग्जाम्पल देखकर बात करें तो मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले जिससे आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत के समय आपने उससे पैसे निकाल लिए। जो आप ऐसा करेंगे तब आपको ऐसा करने पर बुरा महसूस होगा। ये चीज़ आपको बेकार की चीज़ों से खरीदने से भी रोकेगी। मोनिका बताती है कि उसके सेविंग बैंक अकाउंट में उसकी सैलरी आती है, जब वह ज़रूरत के मुताबिक कुछ पैसे हटाकर अपने स्पेंडिंग अकाउंट में डाल देती है, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उन्हें अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट में डाल देती है। हो सकता है कि मोनिका के तरीके थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि ये तरीका सही में काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम भी हो तो हो सकता है कि आपको किसी भी जरिए पैसे मिले। लोगों को जब भी कोई पैसा मिलता है तो उन्हें बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आपकी सैलरी के अलावा कुछ पैसे मिले तो आप अपने सेविंग अकाउंट में डालिए। मोनिका कहती है कि इस तरह से आप अपने पैसों को बैंक में डाल देंगे, तब आप चाह कर भी उन पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप खर्च कैसे करेंगे। साथ ही आपको अपने आप को ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे खर्च करने से भी रोकना। उनका कहती है कि हर किसी को यह तरीका आजमाना चाहिए, कम से कम 3 महीने के लिए तो ज़रूर। इस बीच हो सकता है कि आपको अपने स्पेंडिंग अमाउंट को पैसे कम लग रहे हों, लेकिन आपको यह इन्वेस्टिंग अकाउंट पैसों की स्पेंडिंग अकाउंट से में डालना चाहिए। मोनिका की ये तरीके खुद पर अप्लाई किया और जिसे समझने के बाद समझ आया कि इस तरह से अगर वह अपने पैसे को खर्च करती तो हर महीने के अंत में न सिर्फ उन्हें यह समझ आया कि वह हर महीने कितने पैसे खर्च करती, साथ ही यह भी समझ पाएगी कि वह हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये समझने के बाद वह चाहे तो अपनी सेविंग को और भी बढ़ा सकती है। जब आप अपने पैसे को अलग अलग लेवल लगा देते हैं तब आप अपने पैसों को खर्च होने से बचा लेते हैं, क्योंकि तब आपका दिमाग बिहेवियरल इकोनॉमिक को समझने लगता है। और जब एक बार आपको अपने बजट पर चलने की आदत हो जाती है तो उसमें चेंज लाना अच्छा नहीं लगता। फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। अब हम चालू करते हैं इन्वेस्टिंग की बात। शुरू में आप सभी को हर तरह इस तरह मोनिका भी खुद को इन्वेस्टिंग से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आप ही की तरह मोनिका भी इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेट और डरावना लगता था। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के बाद भी मोनिका सही तरीके से अपने फाइनेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी उनके पति को घर चलाने में दिक्कत आ रही। शादी के कुछ बाद मोनिका की एक बेटी, उनका नाम
उनका फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा बढ़ गया। मोनिका अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देना चाहती थी, इसलिए वह अपने दोस्तों से कहती थी। सारी चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में उनका दिमाग ख़राब हो गया है। अपने घर में एक नए मेंबर को वेलकम करने की वजह से मोनिका की लाइफ काफ़ी चेंजेस आ गई थी। ना वो पहले की तरीके बाहर खाना खा पाती थी, ना ही छुट्टियों पर छुट्टी ले पाते थे। लेकिन मोनिका को यह बात पता थी कि ये चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली। अपने स्ट्रगल के पीरियड मोनिका ने बहुत कुछ सीखा। मोनिका समझ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। ये कहना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं या सिर्फ एक झूठ है। मोनिका कहती है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन आपको संभालने के लिए। इसलिए इन्वेस्टिंग करने का तरीका 3 नंबर तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट देयर इन समथिंग इन फॉर अवे। पहले इन्वेस्टमेंट में आपको तुरंत रिटर्न मिलता था, लेकिन अब दूसरे तीसरे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने में आपको टाइम लगता है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो आप पैसों को मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। उस दिन से पैसा आपके लिए काम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पहले पैसों के लिए हार्ड वर्क करते हैं, अब पैसा आपके लिए काम करना और शुरू कर देगा जिस दिन आप इन्वेस्टिंग सोच। तो आई होप आपको तीनों फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लगे कि हम कैसे अपनी सेविंग अकाउंट से, स्पेंडिंग अकाउंट से, इन्वेस्टिंग अकाउंट में डेवलप कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस बुक से काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा और फाइनेंशियल स्टेटस को बदलने के लिए। आई होप ये बुक आपको अच्छी लगी होगी, बुक समरी। अगर बुक का समरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, साइनिंग ऑफ।